इस कदर वाकिफ है मेरा कलम में जज्बात से, इस कदर वाकिफ है मेरा कलम मेरे जज्बात से, अगर मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब लिख जाता है। यकीनन शहीद आजम भगत सिंह का वतन पर मर मिटने का इंसानी जज्बा उन्हीं को इस शेर से जाहिर करता है। महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म पंजाब के एक छोटे से गाँव में 28 सितम्बर 1907 को हुआ था। बाद में शहीद भगत सिंह के ऊपर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बड़ा असर पड़ा और उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसने अंग्रेजी सेना के छक्के छोड़ा दिए। शहीद भगत सिंह ने अपनी वीरता की कभी न भूली जाने वाली बेमिसाल कुर्बानी उस वक्त पेश की जब लाहौर में अंग्रेजी जनरल की हत्या और इसके बाद दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट कर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी अता की। असेंबली में बम फेंककर भागने से मना कर दिया और इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाकर अपनी गिरफ्तारी दे दी और जेल में करीब 2 साल तक वो वहां से इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करते रहे। साथ ही जेल के दिनों में एक पत्र के जरिए से उन्होंने कहा, मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे भारतीय ही क्यों ना हो, वो उनका शत्रु है। उन्होंने अपने एक लेख का शीर्षक मैं नास्तिक क्यों हूँ भी लिखा, जिससे साफ जाहिर होता है शहीद भगत सिंह एक नास्तिक थे। बाद में 23 मार्च 1931 को शाम को करीब 7:33 पर उनके साथ साथ सुखदेव राजगुरु को भी फांसी दे दी गई, जिससे पहले उन्होंने रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला माया रंग दे बसंती चोला गीत भी गाया, साथ ही एक शेर भी पढ़ा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम आज जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम आज जिसका कल आगाज आएगा, मैं रहूं ना रहूं मगर वादा है तुमसे, मैं रहूं ना रहूं मगर वादा है तुमसे, मेरे बाद वतन पर मिटने वालों का सैलाब आएगा। यकीनन शहीद भगत सिंह की शहादत के बाद वतन पर मर मिटने वालों का सैलाब आया। शहीद भगत सिंह की कुर्बानी इसलिए भी अजीम कुर्बानी समझी जाती है क्योंकि उन्होंने अपनी इंसानी जज्बे से देश के लाखों नौजवानों में वतन पर मर मिटने की हिम्मत पैदा की। यही वजह है आजादी के इतने बरस बाद भी शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी पूरा देश याद करता है, क्योंकि उन्होंने महज 23 साल की कम उम्र में बेमिसाल कुर्बानी देकर अपने लहू से एक नए भारत की बुनियाद रखी। नमस्कार, मैं विशाल अंबानी यश डाटा न्यूज़ से। पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा जी को कल कुछ शिवसेना लोगों ने हमला किया गया है। वो यहाँ संजीवनी हॉस्पिटल में है और संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत गंभीर है। और मदन शर्मा जी को मारने वाले में से 6 लोग को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसमें से 6 लोग को भी बेल आज मिल चुकी है। सोशल मीडिया पे किसी ने पोस्ट डाली तो इस प्रकार से ठाकरे सरकार के समर्थकों का 12वां हमला है और मुख्यमंत्री ये ढंग से जानते हैं अगर किसी ने गलती की है आप कानून से उसके पर कार्रवाई करो, लेकिन इस प्रकार के सत्ता का दुरुपयोग करोगे और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घर पे जाके उनको मारेंगे, ये मान्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर स्पष्टता करनी होगी, बता दे कि कोई भी कुछ भी करेगा मेरे विरुद्ध में और मुझे मंजूर नहीं होगा तो मेरे कार्यकर्ता जाके गुंडागिरी करेंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे। बोल दे मुख्यमंत्री एक बार। सेना के जो कार्यकर्ता उनकी मृत्यु बात में काफी ज्यादा ही बढ़ गई, इसके पहले कंदर अब यहाँ 1 डजन ऐसे केस हुए हैं। ठाकरे सरकार वो जितेंद्र आव्हाड ने तो अपने घर पे बुला के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मारा था। अब बस अब हम ये सहन नहीं करेंगे, महाराष्ट्र की जनता सहन गुंडागिरी नहीं करेगी। जो नौसेना पे हुआ उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? एक्चुअली जो देश को सुरक्षित रखने वाला आज इस माहौल में सुरक्षित नहीं है। बहुत बड़ा बुरा लग रहा है, लोकशाही के लिए ये एक काला दिन है। हम मानते हैं कि ये जब गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी सरकार ने रोकनी चाहिए। मैं राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी को विनती करता हूँ कि एक हमारे नौसेना के अधिकारी जो बॉर्डर पे रहते हैं, देश की सेवा की है और निवृत्त की बात, और निवृत्त भी उनकी उम्र क्या सीनियर सिटीजन है, उनकी उम्र 65 के ऊपर है और उनको सरिया मारा जा रहा है। पुलिस को देखना चाहिए कि इनके ऊपर क्या धाराएं लगानी चाहिए
एक सीनियर सिटीजन के ऊपर अटैक करने के ऊपर, और उनकी जान भी जा सकती थी। हे अत्यंत दुःखद घटना आहे आणि हे सरकारचं प्रतिबिंब चांगलं दाखवत नाही। मोदी साहब बोलते हैं कि हम जवानों का सम्मान करेंगे, तो ये क्या सम्मान है? इसलिए मैं मोदी साहब और मुख्यमंत्री दोनों को बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से अगर सेना के जवानों पर हमला होते रहेगा तो हमारा सेना का मनोबल कैसे रहेगा? परंतु आज उद्धव ठाकरे या राज्याचे प्रमुख झाल्यापासून आता गुंडगिरीनं त्या ठिकाणी उन्माद मांडलाय। रोज कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचं सरकारच्या आशीर्वादानं मारझोड त्या ठिकाणी होते आणि आपण बघाल की निवृत्त नौदल अधिकाऱ्याला ज्याचं या ठिकाणी देशासाठी आपलं सर्वस्व अर्पण करतो त्याला त्या ठिकाणी मारहाण करून आज जामीन त्या ठिकाणी होतो। याचा अर्थ काय? मला वाटतं ही प्रत्येक गोष्ट ही निषेधार्ह आहे। जो कंगना रनावत पे जो अन्याय हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कंगना रनावत का क्या कहना है उसके बारे में हम सहमत नहीं, लेकिन जिस तरह से उसका बांधकाम तोड़ा गया वह ठोकशाही गुंडाशाही का ही प्रतीक है, क्योंकि मुंबई में अनेक तरह का अनधिकृत बांधकाम होते हुए भी खाली कंगना इनके विरोध में बोली। आप जो बोले मुस्कटदाबी, उनके विरोध में बोलना नहीं, फिर घर दार पूरा बंगला बगीचा सब उद्ध्वस्त करने का यह उद्धव ठाकरे की नीति है और उसका नतीजा कंगना रनावत के बारे में हुआ है। तो कुछ ही दिनों पहले बीएमसी ने जैसे कंगना रनावत जी के दफ्तर को तोड़ा, उसके बारे में आप क्या विचार है आपका? कंगना रनावत फिल्म में एक्ट्रेस है और उसका जो अनधिकृत जो स्ट्रक्चर है, इलीगल स्ट्रक्चर महाराष्ट्र में बहुत सारे हैं। मैं बोलता हूँ सब पर एक्शन लो। दिन पे दिन महाराष्ट्र सेना का गुंडागिरी बढ़ते ही जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? कल जैसे कि इनका मदन शर्मा जी के ऊपर भी अटैक किया गया। जिस तरह वो लोग जब से उन सरकार में आए हैं और आने के बाद उनके कोई भी काम ठीक से दिख नहीं रहे हैं। आप कोरोना काल के ही पीरियड्स देख लीजिए, हम लोगों ने कितने काम किए, सब कुछ किया, और ये इनका कुछ भी काम नहीं दिखा। हमारे माननीय देवेंद्र जी ने उनकी सारी पोल खोल के रखी हुई है और ये इसी से परेशान है, फ्रस्ट्रेट होके ये सब काम कर रहे हैं। शर्मा जी ने एक कार्टून सिर्फ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया जो उनको आया था, इसके लिए 66 वर्ष के सीनियर सिटीजन को इतनी बेरहमी से मारा, उनके आँख को ख़त्म करने का प्रयास किया, लेकिन वो लोगों को पुलिस पहले तो पकड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मेरे प्रेशर के बाद एफआईआर लिया, लेकिन वो भी लिपापोती करके लिया और आज उनको टेबल जमानत मिल गया। और इसके लिए ट्रेसपासिंग का केस लेना चाहिए और कड़क कलम उनको लगाना चाहिए, उनको हिरासत में रखने की मांग हम कर रहे हैं। साथ में राज्य के मुख्यमंत्री ने और शिवसेना ने राज्य के देश के माजी सैनिकों की माफ़ी मांगने की आवश्यकता है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के केस में एनसीबी जो कि नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो ने कल साउथ बॉम्बे में 4 जगहों पर छापेमारी की गई है। टाइम्स नाउ के अनुसार रिया चक्रवर्ती ने जो बॉलीवुड के 25 नामों की लिस्ट तैयार की थी, उन 25 नामों में एक नाम सारा अली खान का भी है। अभी मैं जो हूँ सारा अली खान के घर के पास हूँ, जहाँ पर सारा अली खान किसी बिल्डिंग के 5th and 6th फ्लोर पे रहती है। अब कभी भी सारा अली खान को एनसीबी दफ्तर से समन मिल सकता है। और रिया चक्रवर्ती ने और 2 बड़े नाम लिए, जिनमें से एक नाम रकुल प्रीत और दूसरा नाम मुकेश छाबरा का है। आइए आगे देखते हैं और कितने बड़े नाम आते हैं ये ड्रग्स के मामले में। तब तक आप बने रहिए। मेरा नाम विशाल अंबानी, यस डेटा न्यूज़ से। नमस्कार, एच डेटा से मैं रोशनी दुबे। अभी मैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी हूँ। सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है सीबीआई ने कल सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व ड्राइवर से पूछताछ की और आज उनके दूसरे ड्राइवर अनिल को भी यहाँ पे बुलाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत केदारनाथ मूवी के टाइम ना ही कोई ड्रग्स लिया करते थे और ना ही ड्रग्स के नशे में पाए जाते थे। क्या करते थे वाटर पार्क पे? वहाँ जाके सुबिंग जीविंग और अपना टेनिस वेनिस खेलते थे, एकदम एक्टिव थे। तो ऐसा तो नहीं कोई ड्रग की पार्टी होती थी ऐसा? नहीं, सुसाइड के ना करने के लिए प्रेरित करता है, वो आदमी आत्महत्या नहीं कर सकता। सारा अली खान और उनके बीच में रिश्ता कैसा था? अच्छा था, वो लोग अच्छे से रहते थे। क्या वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे? शायद सिसोरे का शूट चालू था तो वो एकदम एक्टिव थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते थे,
पूरी मेहनत करते थे और अपने आप को फिट रखते थे। ऐसा बहुत बड़ी बात है दर्शकों। सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर अनिल अभी गेस्ट हाउस से बाहर आए और उनसे हम लोग ने सवाल किए तो बोले ना ही सुशांत सिंह राजपूत कभी सुसाइड कर सकते हैं और ना ही वो कभी ये सुसाइड के बारे में भी सोच सकते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था। सुशांत सिंह ना ड्रग्स लेते थे ना ही डिप्रेशन में थे और केदारनाथ के समय सारा अली खान सुशांत सिंह के घर पे जाती थी और सुशांत सिंह सारा अली खान के घर पे आते थे। उन दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। उनके अनुसार शायद तक सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। लोगों के नाम आए हैं सेलिब्रिटीज़ के, उन लोगों को सम्मान नेक्स्ट वीक में कब तक जारी किया जा सकता है? अभी आई कैन नॉट कमेंट ऑन सर उनके बारे में सभी सर उनके बारे में कुछ बताया है? रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में ड्रग पेडलर करमजीत को कर लिया गया है गिरफ्तार। रिया चक्रवर्ती के खुलासे के बाद 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटी में से 2 सेलिब्रिटी सारा अली खान और रकुल प्रीत का नाम लिया गया है और उनको कभी भी सम्मन भेजा जा सकता है। रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती ने एनसीबी ऑफिसर से कहा मेरी बहन कभी नहीं देती थी ड्रग्स में पैसे और उनका ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा देते थे सारे पैसे ड्रग्स मामले में। मैं राजभवन के सामने खड़ा हूँ। कुछ ही देर में यहाँ पे बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत जी आने वाली है। कंगना रनौत यहाँ पे कुछ ही टाइम में मौजूद हो जाएगी। देखिए कंगना रनौत जी आ चुकी है। कंगना रनौत आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने वाली है और वो राज्यपाल से मुलाकात करके अपने दफ्तर बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ के बारे में भी बातें करेगी। जैसे कि हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में दिन पे दिन गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र पर उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं उसी तरह कंगना रनौत के होम टाउन में भी संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। पूरा हिमाचल अपने कंगना के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। एच डेटा से मैं रोशनी दुबे। रिया चक्रवर्ती का जन्म 1 जुलाई 1992 बंगाली फैमिली में हुआ है। रिया चक्रवर्ती बेंगलोर कर्नाटका से है। रिया चक्रवर्ती के फादर एक इंडियन आर्मी ऑफिसर है और उनकी मदर एक हाउसवाइफ है। रिया चक्रवर्ती का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था। फिर रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह दिसंबर के 2019 में एक साथ एक दूसरे के साथ दिखे हैं। उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने 8 जून 2019 को सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ के अपने घर पे चली गई। उसके 3-4 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा वाले घर में अपने आत्महत्या कर ली थी। फिर रिया चक्रवर्ती को ये बात पता चला और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर पे आई। ऐसा पता चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की अच्छी फ्रेंड सारा अली खान भी थी। पुलिस के अनुसार माना जा रहा है कि उन्होंने फांसी लगाई और उनको डिप्रेशन था। यह अभी भी एक रहस्य है। फिर उसके 1 महीने बाद उसके पिताजी ने रिया चक्रवर्ती पे केस किया। रिया चक्रवर्ती पे ये केस किया कि रिया चक्रवर्ती ने उनके बेटे के सारे पैसे हड़प लिए और उनको अपने परिवार से दूर रखा गया। सीबीआई को पता चला कि ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का केस है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जब रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती को अपने वहाँ बुलाया, उन्होंने 3 दिन का इन्वेस्टिगेशन किया रिया चक्रवर्ती के साथ। दूसरे दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद रिया चक्रवर्ती वहाँ से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से सीधा बांद्रा स्टेशन गई और वहाँ जाके उनकी बहन मीतू पे कंप्लेन की। रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में तीसरे दिन एनसीबी दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद सायन हॉस्पिटल कोविड टेस्ट के लिए लेकर गए। ले जाने के बाद रिटर्न एनसीबी दफ्तर में ही लाया गया। एनसीबी दफ्तर में आने के बाद रिया चक्रवर्ती को पूरी रात वहां पे रखा गया। चौथे दिन रिया चक्रवर्ती को भाई खल्ला जेल में ट्रांसफर कर दिया गया और कोर्ट से भी ऑर्डर आया कि रिया चक्रवर्ती को 14 दिन के लिए रिमांड में रखा जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत को बुक पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था। उनको एरोप्लेन उड़ाने का बहुत इंटरेस्ट था और वो
रोज़ मेडिटेशन करते थे, उनको जिमिंग में इंटरेस्ट था, उनको क्रिकेट में इंटरेस्ट था। उनका फेवरेट स्टार शाहरुख खान था। शाहरुख खान के वजह से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और वो शाहरुख खान को अपने आइडल मानते थे। उनका फेवरेट क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी था और 2016 में उनको बहुत अच्छा चांस मिला कि महेंद्र सिंह धोनी का रोल प्ले करे। सीबीआई की तरफ से अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच चल रही है और सीबीआई में रिसेंटली उनके ड्राइवर से भी पूछताछ की और उनके ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद ये बात पता चली, उनके ड्राइवर ने ये खुलासा किया कि वो ड्रग्स या डिप्रेशन नहीं थे, ना कि वो ड्रग्स लेते थे। और ये ड्रग्स मामले में कंगना रनावत ने भी कुछ बातें बताई, जिससे उन्होंने बोला कि ऐसे बहुत सारे पार्टियों में बड़े बड़े बॉलीवुड के जो भी स्टार थे वो लोग भी जाके ड्रग्स लिया करते थे। ये सब बात को लेकर कंगना रनावत पे भी बहुत सारी बातें से खुलासा हुआ। फिर रिया चक्रवर्ती अभी भी भाई खल्ला जेल में ही उनको रखा गया है। एच डेटा से मैं रोशनी दुबे। दिशा के केस में सबसे बड़ा खुलासा। नीतीश राणे का कहना है कि दिशा सुसाइड नहीं कर सकती, उनका मर्डर हुआ है। और दिशा के मंगेतर को अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया है पूछताछ के लिए? देखते हैं कभी उनको सीबीआई द्वारा बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। और उनके पास ऐसे प्रूफ है जो वो लीक कर सकते हैं, पर वो चाहते हैं कि दिशा सालियान के मंगेतर जो रोहन रॉय है वो खुद सामने आके सीबीआई से बात करे और जो भी खुलासे है वो खुद करे। अभी मैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी हूँ। जैसे कि आए दिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक नया एंगल सामने आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रजत मेवाती से कल पूरी 9 घंटे हुई थी पूछताछ और आज फिर सीबीआई कर रही है उनसे पूछताछ। देखते हैं और कितने समय तक होती है उनसे पूछताछ। और एचडीएफसी के 2 अधिकारियों को भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए। आज पार्लियामेंट में जया बच्चन जी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस थाली में खाते हैं वहीं पे छेद करते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि रवि किशन जी जो सुशांत के केस में बॉलीवुड में जो ड्रग्स माफिया चल रहा है उसके तह तक जाना, ये अगर थाली में छेद करना होता है तो। और उन्होंने कहीं पे ये भी कहा है कि बॉलीवुड जो है वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, तो गवर्नमेंट में उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा है। तो इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है बॉलीवुड के लिए काम करे, बॉलीवुड में जो लोग हैं उनके लिए काम करे। कहा जा रहा है कहीं पे कुछ बुरे लोगों के वजह से। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगी आपसे, क्या सुशांत कोई बुरा अभिनेता था या सुशांत कोई अच्छे काम में सपोर्ट नहीं करता था? अगर देखा जाए तो सुशांत भी सेम नहीं टैक्स भरता था जितना बॉलीवुड भरता है, बॉलीवुड के कई लोग भरते हैं। बॉलीवुड को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग थाली में छेद करते हैं, तो इनका सपोर्ट सोनम कपूर उनका सपोर्ट लेके कहा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच नहीं होना चाहिए। अरे बॉलीवुड जब साफ सुथरा है, ड्रग्स नहीं लेता है, तो जांच करने में क्या प्रॉब्लम है? सिविल दफ्तर के बाहर हूँ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स डीलर गिरफ्तार। कोस्टा को गोवा से मुंबई लाया गया है और ड्रग्स डीलर कोस्टा को कोर्ट में भी पेश किया गया था। अभी अभी मेरी बात एनसीबी के वकील से हुई। उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इसलिए उसका एनसीबी कस्टडी लिया 3 दिन का, जिसके कारण उनको एनसीबी कस्टडी में 2 दिन के लिए रखा गया है। एच डेटा से मैं रोशनी दुबे। सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत बड़ा खुलासा। पुणे फार्म हाउस के मैनेजर रईस ने कहा कि उन्होंने शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को रोलिंग पेपर के साथ देखा और कहा कि सारा अली खान हमेशा सुशांत के फार्म हाउस में आती थी। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो गेस्ट हाउस पहुंची श्रुति मोदी और जया शाह। श्रुति मोदी और जया शाह सुबह 10 बजे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो पहुंची और वहां से 11 बजे रिटर्न भी चली गई, क्योंकि एनसीबी एसआईटी के 3 ऑफिसर में से 1 ऑफिसर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। करण जौहर के घर हुई पार्टी को लेकर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने शिकायत दर्ज की गई है। यह पार्टी में दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर,
मलाइका अरोरा, अर्जुन कपूर, विकी कौशल जैसे बड़े नाम शामिल थे। कंगना रनावत ने बीएमसी को भेजा नोटिस और मांगा 2 करोड़ रुपए का मुआवजा, जो अवैध तोड़फोड़ के कारण उनका नुकसान हुआ है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में एनसीबी दफ्तर से 3 आरोपियों का मेडिकल टेस्ट किया गया और उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया है, क्योंकि अभी उनका फर्दर इंफॉर्मेशन बाकी है। एच डेटा से मैं रोशनी दुबे। अविनाश सिंह और श्रवण गुप्ता को एनसीबी टीम ने कल ड्रग्स मामले में किया गिरफ्तार। मुंबई के कई इलाकों में भी छानबीन की है, जिसमें बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किए गए हैं और उन दोनों से अभी भी चल रहा है पूछताछ, जिसमें आज सुबह उन दोनों को मेडिकल टेस्ट भी कराया गया। अभी उनको रिटर्न एनसीबी दफ्तर में भी लाया गया है। आज के हम लोग कोस्टा के पेशी थी, जो जिसको गोवा से पकड़ के लाए थे, आज उसकी पेशी थी और उसको जुडिशियल कस्टडी हुई है। एनसीबी दफ्तर से कोस्टा और शौबिक चक्रवर्ती के बचपन के दोस्त श्रुति मल्होत्रा, जो शौबिक चक्रवर्ती के ड्रग्स पेडलर थे, आज उनको एनसीबी ऑफिसर कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा पेश करने के बाद उनको पुलिस कस्टडी से जेल कस्टडी में भेजा जाएगा। कोस्टा से क्या जानकारी मिला है अब तक? कोई अभी तक जो जानकारी मिला है उसके आधार पे हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन चालू है हमारा। रिया और शौबिक को लेके कोई नया जानकारी? पूरी एक चेन है और हर कोई अपना अपना रोल निभा रहा है इसमें। सर, कितने दिन तक सामने आ सकते हैं सब, कोई आइडिया है आपको? हमारे पास 6 महीने है कंप्लेंट फाइल करने के लिए। दिशा सालियान के केस में रश्मि देसाई से भी हो सकती है पूछताछ, क्योंकि उन्होंने 7 जून को आखिरी बार दिशा सालियान से बात की थी। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ऑफिस से बाहर निकलते हुए अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए और कोई भी जवाब नहीं दिए मीडिया वाले को। स्वरा भास्कर के निशाने पे कंगना रनावत, क्योंकि स्वरा भास्कर ने ये निशाना कंगना रनावत पे साधी क्योंकि उन्होंने जया बच्चन को लेके की थी टिप्पणी। कंगना रनावत का खुलासा। अब कंगना रनावत ने करीना कपूर खान पे निशाना साधा और कहा कि सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत के ब्रेकअप की वजह करीना कपूर खान है और बोला कि अपने पहले पिक्चर के हीरो को कभी डेट नहीं करना चाहिए। सीबीआई के पास है सिद्धार्थ पिठानी का बड़ा खुलासा। दिशा की मौत से क्यों बेहोश हो गए सुशांत सिंह राजपूत और उन्हें किन किन लोगों से अपनी जान का डर था। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का डिजिटल सामान भी लेकर गई, उसमें से लैपटॉप, फोन। और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को किस बात की देती थी धमकी? रवि किशन के समर्थक में आई जयाप्रदा जी का कहना है कि युवाओं को ड्रग्स के चंगुल से बचाना जरूरी है और इसमें कोई राजनीतिक नहीं होना चाहिए। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में कुछ ही दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के 2 सेलिब्रिटी का नाम लिया था, उसमें से सारा अली खान और रकुल प्रीत का नाम आया था। आज रकुल प्रीत ने दिल्ली के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आगे देखते हैं क्या क्या होता है ये ड्रग्स एंगल में। यश डेटा से मैं विशाल अंबानी। नमस्कार, एच डेटा से मैं रोशनी दुबे। अविनाश सिंह और श्रवण गुप्ता को एनसीबी टीम ने कल ड्रग्स मामले में किया गिरफ्तार। मुंबई के कई इलाकों में भी छानबीन की है, जिसमें बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किए गए हैं और उन दोनों से अभी भी चल रहा है पूछताछ, जिसमें आज सुबह उन दोनों को मेडिकल टेस्ट भी कराया गया। अभी उनको रिटर्न एनसीबी दफ्तर में भी लाया गया है। आज के हम लोग कोस्टा के पेशी थी, जो जिसको गोवा से पकड़ के लाए थे, आज उसकी पेशी थी और उसको जुडिशियल कस्टडी हुई है। एनसीबी दफ्तर से कोस्टा और शौबिक चक्रवर्ती के बचपन के दोस्त श्रुति मल्होत्रा, जो शौबिक चक्रवर्ती के ड्रग्स पेडलर थे, आज उनको एनसीबी ऑफिसर कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा पेश करने के बाद उनको पुलिस कस्टडी से जेल कस्टडी में भेजा जाएगा। कोस्टा से क्या जानकारी मिला है अब तक? कोई अभी तक जो जानकारी मिला है उसके आधार पे हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन चालू है हमारा। रिया और शौबिक को लेके कोई नया जानकारी? पूरी एक चेन है
और हर कोई अपना अपना रोल निभा रहा है उसमें। सर कितने दिन तक सामने आ सकती है सब, कोई आइडिया है आपको? हमारे पास 6 महीने है कंप्लेंट फाइल करने के लिए। दिशा सालियान के केस में रश्मि देसाई से भी हो सकती है पूछताछ, क्योंकि उन्होंने 7 जून को आखिरी बार दिशा सालियान से बात की थी। अरे धक्का मत दो, गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ऑफिस से बाहर निकलते हुए अपने गाड़ी में बैठ के चले गए और कोई भी जवाब नहीं दिए मीडिया वाले को। स्वरा भास्कर के निशाने पे कंगना रनावत, क्योंकि स्वरा भास्कर ने ये निशाना कंगना रनावत पे साधी क्योंकि उन्होंने जया बच्चन को लेके की थी टिप्पणी। कंगना रनावत का खुलासा। अब कंगना रनावत ने करीना कपूर खान पे निशाना साधा और कहा कि सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत के ब्रेकअप की वजह करीना कपूर खान है और बोला कि अपने पहले पिक्चर के हीरो को कभी डेट नहीं करना चाहिए। सीबीआई के पास है सिद्धार्थ पिठानी का बड़ा खुलासा। दिशा की मौत से क्यों बेहोश हो गए सुशांत सिंह राजपूत और उन्हें किन किन लोगों से अपनी जान का डर था। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का डिजिटल सामान भी लेकर गई, उसमें से लैपटॉप, फोन। और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को किस बात की देती थी धमकी? रवि किशन के समर्थक में आई जयाप्रदा जी का कहना है कि युवाओं को ड्रग्स के चंगुल से बचाना जरूरी है और इसमें कोई राजनीतिक नहीं होना चाहिए। शौविक चक्रवर्ती की स्कूल फ्रेंड जो करमजीत सिंह वो ड्रग्स पेडलर है और ये देखिए उनका ये पूरा 1 करोड़ का गाड़ी है। करमजीत सिंह जो 23 साल की उम्र में 1 करोड़ का गाड़ी खरीद सकता है, इसीलिए ये गाड़ी को अभी तक एनसीबी दफ्तर में ही जब्त किया गया है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में कुछ ही दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के 2 सेलिब्रिटी का नाम लिया था, उसमें से सारा अली खान और रकुल प्रीत का नाम आया था। आज रकुल प्रीत ने दिल्ली के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आगे देखते हैं क्या क्या होता है ये ड्रग्स एंगल में। यश डाटा से मैं विशाल अंबानी। यश डाटा न्यूज़ से मैं विशाल अंबानी कैमरामैन रोशनी दुबे के साथ यहाँ एक्सचेंज बिल्डिंग में आया हूँ, जिसके 3rd फ्लोर पे रिया का इन्वेस्टिगेशन चालू है। जैसे कि हम देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती एनसीपी दफ्तर सुबह 10:30 बजे आई हुई है। ड्रग्स को कौन कौन लेता था और ड्रग्स का जो भी पैसा का भुगतान था वो कौन कौन करता था। ऐसा लग रहा है कि आज रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो जाएगी। कल के दिन 8 घंटे के इन्वेस्टिगेशन के बाद रिया चक्रवर्ती यहाँ से सीधा बांद्रा पुलिस स्टेशन गई थी। वहाँ पे उन्होंने 3 FIR की थी, जो नीतू प्रियंका जो कि सुशांत सिंह की बहन है और एक डॉक्टर पे FIR की थी। आज रिया चक्रवर्ती का ही फाइनली गिरफ्तारी हो गया है। रिया चक्रवर्ती अपना बयान खुद दे दी है कि हाँ मैं ड्रग्स लेती थी और शौविक भाई से भी ड्रग्स मंगवाती थी, मेरे साथ दीपेश सब लोग हम साथ में मिलके करते थे। रिया चक्रवर्ती अपना बयान खुद दे चुकी है। रिया चक्रवर्ती का फाइनली गिरफ्तारी हो चुका है। देखते हैं सायन हॉस्पिटल से आने के बाद रिया चक्रवर्ती का क्या होता है। और आप सब लोग जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। शी हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। उनको अभी कोविड टेस्ट और मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया है। आने के बाद में उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो जानकारी है उसके अनुसार कोविड नेगेटिव है और बाकी डॉक्टर्स अभी और टेस्ट कर रहे हैं। एनसीबी ने 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का नाम की लिस्ट तैयार की है। अब उसमें कौन से बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं वह देखते हैं। क्या वो ड्रग्स कंज्यूम करते थे, क्या वो ड्रग्स पेडलिंग करते थे। सर बॉलीवुड के बड़े नामों का कोई खुलासा किया है रिया ने? मैं एविडेंस से संबंधित कोई चीज़ आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्षमा करें। और रिया जो ड्रग कनेक्शन है इसमें जो लीड है वो कंप्लीट हो गई या आगे और भी फर्दर इसमें? नहीं, देखिए मैं आपको ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन से संबंधित डिटेल नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर, और जो भी व्यक्ति अगर ड्रग के व्यापार में लिप्त है तो हम कार्रवाई करेंगे। रिया चक्रवर्ती और कितना सच बोलती है और उसके भाई जो शौविक चक्रवर्ती है और सैमुअल मिरांडा जो एनसीबी के रिमांड में है, उनका क्या होता है आगे देखिए। नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास।
मैं खेत के बीच हूँ। खेत का मतलब है कि किसानों के, किसान का मतलब है अन्नदाताओं के। अन्नदाता हिंदुस्तान ही क्या, हिंदुस्तान के बाहर दुनिया के किसी मुल्क में सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। हिंदुस्तान क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है। गाँव के किसानों का क्या ख्यालात हैं, उनसे मैं बात करूँगा, उनके ख्यालात जानूँगा। तो आइए मेरे साथ। करीब 6 महीने से ज़्यादा का कोरोना का टाइम हो चुका है, आप जानते हैं। यहाँ पे किसान हैं। एक किसान हिंदुस्तान की जो सरकार है, मोदी सरकार, उससे क्या ख्वाहिश रखती है, क्या उसके सपने हैं जिससे उसके हालात बेहतर हो सकते हैं? अरे भाई साहब, किसान तो परेशानी में ही है। अब हम देखते हैं कि गन्ने के 3 साल से कोई पैसे नहीं बढ़ाए गए हैं, जबकि पहले की सरकारें हर साल 10 रुपये 15 रुपये कुंटल बढ़ाया करती थी। तो एक तो वैसे ही कर्जे में किसान, और रेट ना बढ़ने से और लागत बढ़ती जा रही है लगातार। अब 1850 रुपये एकड़ की कोराजिन लगाते हैं, तो इतनी महंगी दवाइयाँ लगाते हैं, खाद महंगी लगाते हैं, लेकिन प्रॉफिट में नहीं जाते हैं, लॉस में ही जाते हैं। अच्छा। हाँ, किसान घाटे नहीं है। तो इन्होंने एक अभी ये बात कही, उनका करीब 3 सालों से अब तक पैसे नहीं बढ़े और इनकी यही एक ख्वाहिश है कि किसी तरह पैसे बढ़ें। मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं बात करूँगा। मेरे साथ एक और किसान मौजूद हैं। लेबर की भी दिक्कत है और महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती चली आ रही है, और किसान की जो लागत है वो बढ़ रही है, और किसान को उपज का मूल्य कम मिल रहा है। और आज गेहूं की कीमत 1500 रुपये कुंटल है, जबकि सरकारी कीमत 1850 रुपये कुंटल। किसान तो घाटे में जा रहा है। क्या चाहते हैं गवर्नमेंट ऐसा करे, सरकार ऐसा करे जिससे हालात बेहतर हो? नहीं करेगी। थोड़ा फिर तो बताएं। सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार तो जो करेगी अपने मन की करेगी, किसानी की सुनती क्या बस। ये सरकार नहीं, कोई सरकार आ जाए, किसान की तो सुनती ही नहीं। अच्छा, आप क्या ऐसा चाहते हैं मोदी सरकार से कि किसानी के हालात दुरुस्त हो सकें, बेहतर हो सकें? किसान को तभी फायदा है जब उसके रेट बढ़ें किसी चीज़ के आगे, और पेमेंट मिलता नहीं है। गेहूं की हालत इतनी नीचे आ गई है कि अब 1500 रुपये रेट हो गया गेहूं का। धान भी की हालत यही रहेगी, और ये आगे मतलब गन्ने का इस वर्ष भी रेट बढ़ना चाहिए। मतलब कहने के ये है, किसान को कुछ जब लाभ मिलेगा तभी उसे फायदा होगा। अगर किसानी के अलावा भी और कोई काम करते होते तो हालात और बेहतर हो सकते थे। तो किसान की हैसियत से आप क्या ऐसा सरकार से चाहते हैं, क्या ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे और फायदा हो सके? जी, किसान के बारे में मैं यही कहूँगा, किसान जो अन्नदाता भारत का, वो वही पेट पाल रहा है सबका। अगर ग्रामीण परिवेश को देखें तो हमारे जो किसान, छोटे किसान है, वो इस चीज़ का लाभ नहीं उठा सकते। वो तो यहाँ पर है, रिसौला पास में है, यहाँ मंडी है, और मंडी के पास वहीं जा सकते हैं। मगर जहाँ जो दलालों का बहुत बड़ा बोलवाला है, अब सबका यहाँ पर शेयर रहता है। मेरे अकॉर्डिंग, मेरी अपनी राय है, तो वही है ना कि अगर ये नीचे से भ्रष्टाचार मुक्त होगा देश, तभी कुछ होगा। अब वही ऑफिसर इसमें लिप्त रहते हैं। अब मैं पूर्णतः आरोप नहीं ला सकता, मगर यही बात है कि हमें जन तक ये बात पहुंचानी चाहिए, और सरकार को पूर्णतः कदम उठाने चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ इसमें उपचार इसका किया जाए। जो अर्थव्यवस्था में कमी आई है, जो गिरावट दर्ज हुई है, माइनस के 23.9% शायद GDP इसकी मतलब ग्रोथ कम हुई है, तो वो किसान ही थे जो उनकी पैदावार के कारण इतना कम गिरावट आई है। अगर किसान अपना मतलब गल्ला वगैरह नहीं पहुँचाता होता, सरकार के पास इसका स्टॉक नहीं होता, तो शायद हमारे देश की व्यवस्था बहुत बुरी होती। तो इन्होंने एक बहुत ही अहम बात कही कि इन्होंने कहा कि जो GDP अभी गिरावट हुई 23% से नीचे गई, लेकिन उसको बचाए रखा जो वो किसानों ने था। जो गेहूँ है वो 10 रुपये 5 रुपये किलो जाता है, और जो सरकार का पानी 1 लीटर वो 20 रुपये 25 रुपये लीटर। और फिर किसान के गेहूँ, गन्ना, धान जो कुछ है लाई है, उस पर पैसे तो बहुत कम बढ़ते हैं, और MP का कट्टा 1300-1400 रुपये बिका है, जिससे 1 कुंटल अनाज बेच के 1 MB कट्टा भी नहीं दे सकता है। तो इसलिए हर तरफ से उसे घाटे घाटा। और फिर पेमेंट है, जो पेमेंट 1 साल बाद लेता है सरकार से, 1 साल के लिए कर्जा लेता है, उसके बाद जब लगाता है तो तब तक सब नॉर्मल हो जाता है, सब वो घाटे में जाता है। इन्होंने यही कहा कि कहीं ना कहीं करप्शन का हालात हैं, भ्रष्टाचार बीच में लोग पैसा खा लेते हैं, और इसी वजह से किसानों को उस तरह का फ़ायदा नहीं मिलता है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मदरसे का जिक्र होता है। मदरसे का मतलब केवल एक समुदाय विशेष से नहीं होता है। मदरसे ने हिंदुस्तान को हर समुदाय के बहुत ज़हीन लोग, काबिल लोग दिए हैं। मदरसे से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी पढ़ाई करी, और मदरसे से और भी लोग पढ़ते हैं। बंगाल में ऐसे बहुत सारे मदरसे हैं जहां हिंदू समुदाय के भी लोग पढ़ते हैं।
लेकिन मदरसे को लेकर एक ख़ास नज़रिया है, एक ख़ास सोच है और मदरसे को लेकर सरकारों ने भी तमाम कोशिश करी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हालात कुछ और हैं। आधुनिक शिक्षा मदरसे बोर्ड का जब हम जिक्र करें यूपी में तो उसका जो वेतन है वो है 15,000 रुपये, लेकिन ऐसे हमारे साथ आज टीचर मौजूद हैं जिनको 50 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक वेतन नहीं मिल रहा है। उन्हें महज 3,000 रुपये जो कि राज्य सरकार दे रही है और किस तरह की मुश्किलों का सामना वो कर रहे हैं। लॉकडाउन भी रहा और हालात जो है मुश्किल हो रहे हैं। तो आइए मेरे साथ उनसे बात करते हैं। हमारी गवर्नमेंट से यही ख्वाहिश है कि जो हम लोगों ने जो मेहनत की है, जो हमने 4 साल से पढ़ाते आ रहे हैं पिछले, उसका कोई मानदेय नहीं मिला है, वो हमें तुरंत मानदेय दिलाया जाए, जिसकी वजह से हमारे टीचर मदरसा शिक्षक भाई बहुत सारे सुसाइड भी कर चुके हैं। कितना टाइम ऐसा हो गया जिसमें आपको सैलरी नहीं मिली है जो केंद्र सरकार से? सर मेरी नियुक्ति सन 2009 में मदरसा आधुनिक अध्ययन संस्था हुई थी, जिसमें हमें 12,000 रुपये केंद्र सरकार और 3,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देती है, जिसका भुगतान लगभग हमारी यूपी गवर्नमेंट तो समय समय पर करती रहती है, पर केंद्र सरकार द्वारा हमें 52 माह से केंद्र राशि नहीं जा रही है, जिससे हमारे परिवार भुखमरी की कगार पहुँच चुके हैं। हम प्रधानमंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि हमारी तरफ ध्यान दें और हमारा 52 माह का केंद्र राशि जारी करें। जी आप मुझे बताइए, आप जो मदरसा उसमें किस पोजीशन पे हैं और जो आपके यहाँ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं? कोई मजहबी एतबार से भी है कि हिंदू मुसलमान का, या सारे लोग पढ़ते हैं? जी हमारे यहाँ लगभग 149 बच्चे हैं इस मौजूदा हालत में, जिसमें लगभग 10-15 बच्चे हिंदू बच्चे भी हैं। अच्छा। जिसमें हमारे साथ आप उसमें मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ जो मॉडर्न सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसकी शिक्षा दी जाती है। और भी लोग हैं मेरे साथ, और भी टीचर हैं, उनसे बात करूंगा। मेरा सवाल आपसे है कि किस तरह की आपकी मांग है जो केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार से हो, किस तरह की परेशानियाँ भी आप उठा रहे हैं? 42 महीने से केंद्र सरकार ने हमें कोई पैसा दिया नहीं है और राज्य सरकार हमें बीच बीच में पैसा देती चली है। तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमारा मानदेय दे दे, जिससे हमारे तमाम जो आधुनिक टीचर अध्यापक हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। 20-25 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं सिर्फ इसलिए कि उनको अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए उनके पास कोई भी धन उपलब्ध नहीं है। जी, तो इन्होंने कहा कि करीब 20 से 25 लोगों ने अब तक सुसाइड भी की है और इनकी गुजारिश है सीएम योगी से कि वो जो है केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं और शिक्षा जो सैलरी का इशू है उसको सॉल्व करवाएं। और भी लोग हैं, और भी टीचर हैं। मेरा 50 माह का वेतन लगभग इस तरह रुका हुआ है और इस समय में अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपनी फैमिली को देखना या बच्चों की शिक्षा को देखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जहाँ तक ये सवाल आता है कि ये इसे किसी धर्म से जोड़ना, कि मदरसा किसी धर्म से संबंधित है, ऐसा नहीं है। और हमारे मदरसे में लगभग काफ़ी बच्चों की है, जिसमें कि हिंदू बच्चे भी हैं और मुस्लिम बच्चे भी हैं। 50 माह से जिस वेतन ना मिला हो, उसी कंडीशन का योगी जी भी और हमारे मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महंगाई में 3,000 रुपये माह जो हमें राज्य सरकार से मिल रहा है, तो उसमें हम क्या कर पाते हैं। जी, मैं 2003 से लगा हुआ हूँ। 2003 से लगातार पढ़ाते चले आ रहे हैं। हम लोग यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर जाना भी पड़ता है। काफ़ी पैसा हमारा आने जाने में व्यय हो जाता है, लेकिन हमें 50 माह से वेतन नहीं मिला है। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द हमारा केंद्रांश जारी किया जाए। 12,000 के हिसाब से हमारा दिल्ली से आता है। तो इन्होंने भी यही बताया कि तकरीबन 40-50 माह और इससे ज़्यादा का समय हो गया है। बहुत लंबा टाइम होता है। यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है और ख़ासतौर से 6 महीने और 7 महीने का जो टाइम पिछला गुजरा है लॉकडाउन का, इसमें कहीं ना कहीं और तमाम मुश्किलें आई हैं। हम 8 साल से मदरसे में पढ़ा रहे हैं, 4 साल से वेतन नहीं मिला। राज्य सरकार से तो मिलता है लेकिन केंद्र सरकार से नहीं मिल पाता, जिससे हम बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। और हमारे सरकार से ये दरख्वास्त है, निवेदन है कि वो हमारी सैलरी हमें दे। ऐसा क्या कुछ है वहाँ मदरसों में कि केवल मुस्लिम ही बच्चे पढ़े हैं, सब लोग बच्चे और दूसरे भी बच्चे पढ़ते हैं? कुछ आप लोगों का ऐसा है, थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र। मदरसे में सभी बच्चे पढ़ते हैं, इसमें मतलब हिंदू बच्चे पढ़ते हैं और मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और साइंस, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने ये बताया कि इन्हें तकरीबन 4 साल से ज़्यादा समय हो गया, सैलरी नहीं मिली। हमारी 2014 से
लगी हुई जॉब लगी है जो दिल्ली हमें बीच में करीब 14-15 की मिलती थी और लागू 50 महीने से ठंडी नहीं मिली। लॉकडाउन में बड़ी परेशानी हो रही है। पापा का नंबर है, बच्चों की कैसे परवरिश की जाए, कैसे क्या किया जाए, और कोई कारोबार है नहीं, ड्यूटी करना पड़ती है। ड्यूटी में जाए तो फिर कारोबार कहाँ से करें, बच्चों को खिलाएँ कहाँ से। 3000 रुपये जो राज्य सरकार से मिल रहे हैं वो आपको भी मिल रहे हैं? 3000 जो राज्य गवर्नमेंट देती है वो मिल रहे हैं। अच्छा, वो अभी 5 महीने से नहीं मिले हैं और वो मिलते हैं लॉकडाउन में मिले थे अभी और अब नहीं मिले हैं। अब जब भी सुना था कि आ रही है, अभी नहीं आएगी। हम लोगों ने सोचा जो मिलेगा उसी पे गनीमत है, बस कुछ नहीं आया। अब तो बहुत बुरी कंडीशन है कि बच्चों को साथ क्या किया जाए, कहाँ से खिलाया जाए, कहाँ से खिलाया जाए। तो आपने देखा कि इन्होंने जो परेशानी अपनी बताई है, मुसीबत बताई, वो ये है कि पूरी तरह से वो जॉब पे डिपेंड हैं और कोई कारोबार वगैरह नहीं कर सकते और ना ही उनके पास है। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ यस डाटा न्यूज़। नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। यूपी सरकार ने कल चौथे अनलॉक के तहत 100 लोगों की धार्मिक आज़ादी की इजाज़त दी है और इसकी जो पहल थी वो सितंबर के शुरुआती हफ्ते में हो गई। आप मेरे सामने ये ताला देख रहे हैं, ये एक इबादत गाह है, धार्मिक स्थल है। ये कल खुल जाएगा और इसमें 100 लोगों से ज़्यादा लोग जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी दिशा निर्देश है। मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और तमाम चीज़। और जाहिर है कि मजहब और या धर्म हो हमारी केवल आस्था नहीं है, बल्कि धर्म से जुड़े लोगों का रोजगार भी होता है, क्योंकि प्रसाद हो या और भी तमाम चीजें हों, उससे लोगों का जुड़ाव होता है, रोजगार मिलता है। तो इसी बात को लेकर हम लोगों के बीच हैं और लोगों से जानेंगे उनकी राय, वो क्या सोचते हैं। तो आइए मेरे साथ। मेरा सवाल आपसे यह है कि कल से 100 लोगों की इजाजत हो रही धार्मिक आधार पर। 6 महीने का वक्त गुजरा है, बहुत सारे तीज, त्योहार, ईद और तमाम चीजें गुजरी, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जैसे जैसे सरकारी गाइडलाइन आती रही, मुहर्रम रहा, अशरे के सारे प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम हुए अशरे में, वो हमारी मिल्लत ने बहुत सादगी के साथ लाइव मजलिस हों, घर पर 4 लोगों के बीच दरमियान की हैं। लेकिन जैसे जैसे गाइडलाइन आएगी वैसे वैसे हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं। अब 100 लोगों की परमिशन मिल गई है तो उसी हिसाब से इमामबाड़े खोल दिए जाएंगे और सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह कंपलसरी करके मस्जिदों में 100 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अब कम से कम 100 लोग की इजाज़त मिली है तो कम से कम हम लोग इमामबाड़े में मस्जिद में जाएंगे ना, नमाज़ पढ़ेंगे। सरकार ने हम लोग के साथ में ज़्यादती थोड़ी करी है, क्योंकि 100 लोग के पहले 5 लोग को बुलाया करते थे, अब कम से कम 100 लोग मिलेंगे आपस में एक दूसरे से और वहाँ जाएंगे, एक दूसरे को हाल जानेंगे लोगों का। तो इसलिए सरकार ने जो भी करा है बहुत अच्छा करा है। सरकार की पहल बहुत अच्छी है, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे थे, हमें इंतज़ार था कि पहली मुहर्रम से सरकार जो है वो ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देगी, इसमें लोग जमा भी हो जाएंगे, आज़ादारी हम मिलकर मनाएंगे, कुछ रोज़गार भी बढ़ेंगे लोगों के। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार ने जो कदम उठाया है हम लोगों की सेफ्टी के लिए उठाया है। डेली केसेस बढ़ रहे हैं, 5000 10,000 आशंका के करीब ज़्यादा ही है। तो मेरे कहने मतलब ये हमारी ही सेफ्टी के लिए सरकार ने ये कदम उठाया था। आज उन्होंने कल से जो वो 100 लोगों की परमिशन दे रहे हैं एक धार्मिक स्थल को खोलने की, तो उसमें हम और जो 100 लोग मिलेंगे हम उनसे उनके हालचाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला था, लोग दूर दूर रह रहे थे। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी जब तक ये चीज़ें जल्दी खत्म नहीं हो जाएंगी। कोरोना एक ऐसी महामारी है, इसमें हम सबको मिलके ही लड़ना है, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का, उन्होंने 100 लोगों की परमिशन दी, क्योंकि हमारे लिए धर्म ही सब कुछ है। कल धार्मिक आधार पर 100 लोगों की इजाज़त मिल जाएगी और अनलॉक 4 के तहत योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला सितंबर माह में किया। धर्म हमारी केवल आस्था नहीं है, बल्कि रोजगार का जरिया भी है। देखिए, अभी जैसे कि कोरोना के मामले में जो हमारा भारत देश है वो द्वितीय स्थान पर पहुंच चुका है और ऐसे में सरकार का ये फैसला काफ़ी प्रभावकारी है। तो जैसे कि अभी हमारा रक्षाबंधन या जो मुहर्रम का त्यौहार गुजरा है, या फिर जो इससे पहले जो और त्यौहार गुजर चुके हैं ईद और बकरीद के, तो उस पर लोगों को आज़ादी नहीं मिली और उनके मन में ये भावना थी कि वो अपना जो ईद का त्यौहार है या बकरीद या जो भी रक्षाबंधन है उसको पूरी आज़ादी के साथ मनाएं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि हमें अब कोरोना के साथ जीना होगा। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बावजूद और जो लगातार सैनिटाइजर का प्रयोग करने के बावजूद भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते गए। तो अगर ऐसे में सरकार ये फैसला दे रही है तो ये धार्मिक आस्थाओं को लेकर के ही ले रही है सरकार, और मैं इस कदम का जो है सरकार का स्वागत कर रही हूँ।
करीब 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से हम लोग ऐसे बंदे से थे, मतलब ईद बकरीद और सारे प्रोग्राम जैसे कि आपके रक्षाबंधन सब गुजर गए और काफ़ी मतलब आप थोड़ा सुकून से महसूस हो रहा है। उन्होंने सरकार के इस फैसले का सम्मान किया, इज्जत की और जो वक्त गुजरा बहुत अच्छा था। देखिए, जहाँ पर सरकार ने जो हमें निर्देश दिए थे, जो आज़ादी इलाही था, उसका साथ देने के लिए सरकार का हमारा वो भी ज़रूरी था। अब सरकार ये पहल कर रही है कि 100 आदमी नमाज भी पढ़ सकते हैं और मजलिस में भी शामिल हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा कदम उठा रही है। मैं पूरी कौम की तरफ से बड़ा शुक्रगुजार हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो ये कल का जो कदम है 21 तारीख के 100 आदमियों का, मैं इसको बहुत बड़ा कदम मानता हूँ और मुख्यमंत्री जी का बड़ा शुक्रगुजार जी। ये 22 मार्च से लेके और अब तक जो ये चला लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉक 1, अनलॉक 3, अनलॉक 4 हो गया, इसमें पब्लिक ने पूरा गवर्नमेंट का सहयोग करा और उनकी गाइडलाइन का पालन करा। इसलिए पालन करा कि गवर्नमेंट कुछ अपने सुख के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि पूरी जनता के लिए कर रही थी। भाई अगर इसके खिलाफ जाते तो उसका नुकसान नहीं कोई था। आज जो मुख्यमंत्री जी ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि 100 लोगों की परमिशन होगी, तो हम उनके बहुत आभारी हैं कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर प्रोग्राम हो तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा है उसका भी ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। तो मेरा सवाल उनसे ये होगा, कल से अनलॉक 4 के तहत 100 लोगों की इजाज़त होगी और इस जो सरकार की पहल है इसको किस नज़रिए से देखते हैं? एक मशहूर ज़माना पैगम्बर की हदीस है कि जिसमें आपने वतन के सिलसिले से, अपने मुल्क के सिलसिले से इरशाद फरमाया कि अपने वतन की मोहब्बत आधा ईमान, निस्फ ईमान यानी आधा ईमान है। जो लोग अपने मुल्क से, वतन से मोहब्बत करते हैं वो अपने आधे ईमान को महफूज करें। वतन से मोहब्बत करने का मतलब ही होता है कि वतन के जो कानून है, वतन जो कानून बनाता है तो उसको फॉलो करना, उसको मानना। तो इस्लाम ने सबसे पहला जो तरीक़ा सिखाया मुसलमान को वो ये कि अपने वतन के कानून पर आप अमल करें। हालांकि हम लोगों ने आवाज़ें उठाई कि इबादत गाहें खोल दी जाएं और उसमें डिस्टेंस के साथ नमाज़ पढ़ने का हुक्म जारी किया जाए, मगर सरकार ने हमारे ही हित के लिए और हमारे फ़ायदे के लिए जो भी कानून बनाया वो बहुत अच्छा था और बहुत मुनासिब था। इसलिए हमारी इबादत गाहें सूनी रहीं और रमज़ान भी हमारा ऐसे ही चला गया और उसके बाद एक बहुत बड़ी इबादत का महीना आया जिसको मुहर्रम कहा जाता है, वो भी हमारा ऐसे ही रहा और इसी तरह हम कानून की पाबंदी करते हुए गुजर गए और इंशाअल्लाह आगे भी जैसा जैसा हिंदुस्तान का कानून और आईन कहेगा हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। हम हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ रहे, हमने कभी जालिम का साथ नहीं दिया, हमने हमेशा मजलूम का साथ दिया। हम अगर उम्मत जो है, अवाम जो है, पब्लिक जो है, अगर वही सरकार का सपोर्ट नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार का चलना मुश्किल हो जाता है। तो आवाम को चाहिए कि सरकार जो भी कानून बनाए और जो भी सरकार कानून बनाती है वो हित में बनाती है आवाम को, तो जो भी कानून सरकार बनाए उस पर हमें अमल करना चाहिए। अब जैसे सरकार ने 100 आदमियों की इजाज़त दी है तो अब 100 का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम चिमट के बैठ जाएं या हम जो कानूनी एतबार से हम पर पाबंदियाँ हैं उन्हें खो दें या हम अपनी सेहत ही को ख़राब कर लें। जैसे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होना है, मास्क का इस्तेमाल होना या डिस्टेंस का मामला है, तो अगर 100 आदमियों की भी इजाज़त है तो हमें डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए और मास्क वगैरह का भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ यस डाटा न्यूज़। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक रोड है और ऐसा इस रोड को देख के लगता है कि हम 1990 में जी रहे हैं। हालात इस रोड के आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि सारा जो पानी है वो यहीं आगे बस गया है। ये आप देखिए मेरे सामने गाड़ी भी गुजर रही है, किस तरह से गुजर रही है। 2020 में ये रोड का हाल ऐसा है और मैं जहाँ तक इस रोड के बारे में जानता हूँ करीब 5 से 6 साल हो गए इस रोड को इस तरह से मुश्किलों का सामना करके लोगों को चलना, मुझे भी चलने की मुश्किल हो रही है, गिरते गिरते बचा हूँ और 4500 वोट है यहाँ, करीब 6000 से ज़्यादा आबादी है। बहुत परेशानियाँ होती हैं यहाँ से निकलने में जी, और कुछ लोग तो गिर के चोटिल भी हो चुके हैं।
सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से यही मांग है, वोट लेने आते हैं और ये रास्ता को नहीं बनवाते हैं। आप देखिए पानी में खड़े हुए, उनके लिए उनकी गाड़ी बंद हो चुकी है। अगर ये रोड सही होती तो वो शायद दिखा देते। मुश्किल का सामना गाड़ियाँ पलट चुकी है जी, ठीक है, बहुत नुकसान होता है, सवारियों को चोट लग जाती है। पर मेरी सरकार से यही निवेदन है कि तमाम लोग निकल रहे हैं। मेरे पीछे लोग खड़े, गांव के ही लोग हैं और बहुत ही सब परिवार के लोग हैं। बहुत अच्छा गांव है, पढ़े लिखे लोग होते हैं। बहुत मुश्किल हो रही है रोड पे, तो इतना बुरा हाल हो गया कि यहाँ तो गाड़ी भी एक टुकटुक ये चल रहे हैं, टुकटुक ही गिर गए। और आए दिनों यहाँ पर कई गिरती हैं और लोगों को चोट भी लगती है। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, कोई भी पार्टी आती है, सिर्फ इसी रोड पर राजनीति करके चले जाते हैं कि आएंगे और बनवाएंगे, फिर अभी तक कुछ नहीं हुआ। और भाजपा सरकार को इस समय कितनी दिन हो गए, और जब भी बाहर के यहाँ के विधायक से प्रस्ताव रखते हैं इसके लिए, वो आजकल टाल लेते हैं। इस रोड के लिए, इसकी समस्या के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हुई इस रोड के बारे में। तो काफ़ी रोष है। मुझे इस रोड को देख के ऐसा लगता है कि गड्ढे अलग हैं, रोड अलग है, सब एक सा लग रहा है। वो तो काफ़ी टाइम गुजर चुका है, 4-5-6 साल हो चुकी है। कभी लेडीज गिरी पड़ी है, कभी आदमी गिरा पड़ा है पानी में, उसे उठा रहे हैं, फिर उसकी गाड़ी संभाल रहे हैं, किसी के कुछ सामान गिर रहा है, टोटे फोटे लग रही हैं। यहाँ का माहौल ऐसा बन चुका है इस रास्ते का कि लोग आगे के गालियाँ देते हैं खड़े होके। यहाँ पे क्या हालत है, कि आप लोगों की क्या स्थिति है, क्या सरकार से क्या मांग है? पहली मांग यही है कि रोड का निर्माण अपनी लाइफ टाइम हुए इतना, इसको ऐसे ही देखते। फिलहाल तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सताब हुसैन के साथ यस डाटा न्यूज़।